जी। अब इसमें जो है वो कल जो आखिरी गुफ्तगू हमारी हुई थी दैट वाज रिगार्डिंग द पैटर्न ऑफ डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए, क्योंकि हमने कहा था कि अगली नस्ल में जब भी डीएनए जाएगा इट हैज टू बी डुप्लीकेटेड। तो पैटर्न ऑफ डुप्लीकेशन जो है उसके अंदर हमारा जो एक पैटर्न था जिसमें हमने कहा था तीन तरह के पैटर्न हमने डिसाइड किए थे। द फर्स्ट वाज कंजर्वेटिव, ठीक है, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव, और तीसरा था डिस्पर्सिव। ठीक है, ये हमने बात की थी। और डिस्पर्सिव में हमने कहा था कि डीएनए का मॉलिक्यूल टूट जाता है। कंजर्वेटिव ये था कि डीएनए का मॉलिक्यूल टूटता नहीं है बल्कि उसको एज ए टेम्पलेट यूज करते हुए फ्रेश मॉलिक्यूल बनाया जाता है। ठीक है। और सेमी कंजर्वेटिव ये था कि डीएनए का मॉलिक्यूल टूटता तो नहीं है लेकिन क्योंकि वो डबल स्ट्रैंडेड होता है लिहाजा उसके दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। और जब दोनों स्ट्रैंड्स अलहदा होते हैं तो जो नया स्ट्रैंड बनता है वो पिछले दोनों स्ट्रैंड्स को कॉपी करके बनता है। तो क्योंकि दोनों स्ट्रैंड्स अलहदा हो जाते हैं लिहाजा इसको आप सेमी कंजर्वेटिव कहते हैं। इसका एक पैटर्न इस तरह से बनाया जा सकता है, मैं आपको जो है वो यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये जो है वो आपका एक डीएनए का स्ट्रैंड है। सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन क्या कहती है कि ये दोनों स्ट्रैंड्स एक दूसरे से अलहदा होते हैं। ठीक है, ये दोनों स्ट्रैंड जब एक दूसरे से अलहदा होते हैं ड्यूरिंग एस फेज, दोनों के दोनों एक दूसरे से अलहदा होते हैं। और जब ये दोनों एक दूसरे से अलहदा होते हैं तो उसके बाद जो है वो इनके ऊपर एक एक नया स्ट्रैंड कॉपी कर दिया जाता है। ठीक है, ये मैंने आपको कल भी बताया था कि जो डीएनए की रेप्लिकेशन है उसमें दो कॉन्सेप्ट्स के दरमियान में टाई पड़ी गई। कौन सी? एक कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन थी और एक सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन थी। इन दो कॉन्सेप्ट्स के दरमियान में टाई क्या पड़ी रही कि कौन सा सही है। आया जो कंजर्वेटिव है वो ठीक है क्योंकि कंजर्वेटिव बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है कि जी पुराने वाले को मिसाल के तौर पर यूज करते हुए नया बनाया जा सकता है, बिल्कुल बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है। बट देयर वाज अ टाइम व्हेन टू साइंटिस्ट नोन एज मेसेल्सन एंड स्टाल, इन दोनों ने मिलकर जो है वो इस फिनोमिना को गलत साबित कर दिया कि पुराना मॉलिक्यूल जो है वो कंजर्व्ड रहता है और नया मॉलिक्यूल और सेमी कंजर्व नहीं होता, क्योंकि डिस्पर्सिव तो टोटल रिजेक्ट हो गया। लेकिन मेसेल्सन स्टाल ने किस चीज को सही प्रूव किया कि जो नया मॉलिक्यूल है वो हमेशा जब रेप्लिकेशन होती है तो उसमें सेमी कंजर्वेटिव होती है। अब ये सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन के लिए उन्होंने ऑब्वियसली कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया होगा। ठीक है, क्योंकि हमने आपको याद होगा कि इससे पहले भी हमने पढ़ा था कि जब आपने डीएनए को हेरिडिटरी मटेरियल साबित किया कि डीएनए हेरिडिटरी मटेरियल है तो उसके लिए भी आपने एक्सपेरिमेंट किया था। किसने किया था? तीन ग्रुप्स थे साइंटिस्ट के। एक था ग्रिफिथ जिसने एक्सीडेंटली ये फाइंड आउट कर लिया था कि एक बैक्टीरिया के कैरेक्टर दूसरे में चले गए। दूसरा जो ग्रुप था साइंटिस्ट का वो ऑसवाल्ड एवरी और मैकलिन मकार्टे, इनका ग्रुप था जिन्होंने ये कहा था कि हाँ प्रोटीन नहीं ट्रांसफर होती डीएनए ट्रांसफर होता है। और तीसरा जो ग्रुप था साइंटिस्ट का वो था हर्शे चेज, जिन्होंने अल्टीमेटली एक बहुत आउटस्टैंडिंग जीनियस एक्सपेरिमेंट डिजाइन करके ये बात साबित कर दी थी कि डीएनए ही हेरिडिटरी मटेरियल है। ठीक है, तो अब अब उनके सबके एक्सपेरिमेंट्स हमने पढ़े, हमें पढ़ने पड़े। क्यों? क्योंकि जाहिर है अब एक बात आप अगर साबित कर रहे हैं और आप पढ़ ही मॉलिक्यूलर लेवल पे रहे हैं, आप इस वक्त सेल लेवल पे नहीं पढ़ रहे, ऑर्गेनल लेवल पर नहीं पढ़ रहे, आप मॉलिक्यूलर लेवल पर पढ़ रहे हैं। और मॉलिक्यूलर लेवल पर बात को साबित करने के लिए आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। तो यहां पर उन्होंने एक बहुत जीनियस एक्सपेरिमेंट डिजाइन किया। जीनियस एक्सपेरिमेंट इन्होंने किस तरह डिजाइन किया? सबसे पहले इन्होंने वो टेक्निक यूज की जो बेटा आज तक यूज हो रही है बहुत से फिनोमिनाज में आज तक यूज हो रही है। और वो टेक्निक कौन सी है? वो है यूज ऑफ हैवी आइसोटोप्स टू डिटेक्ट एनीथिंग। किसी भी तरह के आइसोटोप्स को यूज करते हुए कोई चीज डिटेक्ट करना जो है वो टेक्निक थी जो इन्होंने एक टाइम पर जब यूज की तो इट वाज इन एन अमेजिंग टेक्निक। और इसके जरिए फिर बाद में अभी तक मैंने जब एमफिल किया तो मैंने रिसर्च की थी, मैंने फूड चेन बनाई थी। उस फूड चेन जो है उसको वो बनाने के लिए हम आइसोटोप यूज करते हैं, हैवी आइसोटोप को फ्लो देखते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिज्म किधर की खुराक खा रहा है। कार्निवोर है तो वो कार्निवोर जो है वो किस एनिमल को खा रहा है वो हमें कैसे पता लगेगा? हम एक फ्लो बनाते हैं कि इस हर्बीवोर ने इस एरिया से अपना जो है वो फूड लिया और इस कार्निवोर ने इस हर्बीवोर को खाया। तो ये पूरा एक लिंक बनता है, पूरी फूड चेन बनती है। ठीक है, कैंसर्स को डिटेक्ट करने के लिए आइसोटोप्स यूज होते हैं। मेरे ख्याल में मैं इसके ऊपर डिस्कशन कर चुका हूं। तो इन्होंने हैवी आइसोटोप्स का यूज किया और जब इन्होंने हैवी आइसोटोप्स का यूज किया तो अब इसमें नतीजा देखिएगा, जरा गौर कीजिएगा जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। इसमें इन्होंने सबसे पहले जो है वो बेटा ये एक्सपेरिमेंट रिलेटेड है माइक्रोबायोलॉजी से।
तो माइक्रोबायोलॉजी प्रैक्टिकल्स की एक दो चीजें अब मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी लैब के हवाले से दो चार चीजें जो है वो जरूरी हैं जानने के लिए। इनका जो ऑब्वियसली जो एक्सपेरिमेंट था वो किसके ऊपर मुश्तमिल था बेटा? इनका एक्सपेरिमेंट मुश्तमिल था बैक्टीरिया के ऊपर, बैक्टीरिया के ऊपर मुश्तमिल था। और बैक्टीरिया को, जब आप बैक्टीरिया के बारे में आप बात करते हैं कि बैक्टीरिया कैन बी ग्रोन ऑन आर्टिफिशियल मीडिया, आप बैक्टीरिया को आर्टिफिशियल मीडियम के ऊपर ग्रो कर सकते हैं। जी बेटा, आर्टिफिशियल मीडियम क्या होता है? अब जरा इसको, इसी कॉन्सेप्ट को, बिल्कुल ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट को जरा डिटेल में सुनिएगा बेटा। आर्टिफिशियल मीडिया ये होता है कि आप लैब में खास तौर पर एक खास तरह की प्लेट यूज करते हैं जिसको आप कहते हैं पेट्री प्लेट। ठीक है, पेट्री प्लेट। ये पेट्री प्लेट्स जो होती हैं, इनके अंदर आप एक मीडियम यूज करते हैं जो आमतौर पर किससे लिया जाता है? रेड एलगी से लिया जाता है। और ये जो मीडियम होता है इसको आप नाम देते हैं एगर का। जी, इनको आप एगर का नाम देते हैं। ये एगर जो है, इसको जब आप पानी में मिलाते हैं ना, एक्वस मीडियम में, तो ये कूल होने पर जेली बन जाती है। कूल होने पर इट लुक्स मोर लाइक अ जेली। और ये एगर, अभी तो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये माइक्रोबायोलॉजी लैब्स में यूज होती है, लेकिन एगर बहुत ज्यादा यूज होती है जेलेटिनस जितना फूड होता है वो बनाने में। फूड फूड में एगर, और ये एडिबल है, ये वैसे ही एडिबल है। आप एगर को वाटर में डाल के खा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, आप इस पे लैब में बैक्टीरिया ग्रो करते हैं तो शायद आपको थोड़ा सा ऑकवर्ड फील हो कि ओए हो ये क्या बात हो रही है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि आप, ये एडिबल होती है। अब आप क्या करते हैं, आप वही एगर जो आप अपने फूड प्रोडक्ट्स में डालते हैं, आप उसी तरह का एक एगर लेते हैं। और मैं आपको रिसर्च पर्पस के हवाले से बता देता हूं कि जो एगर है उसमें आमतौर पे दो टाइप्स होती हैं। एक एगर होती है जिसको आप कहते हैं एगर एगर। एगर एगर में कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, तो आपको इसमें अलग से न्यूट्रिएंट्स ऐड करने पड़ते हैं। दूसरी जो एगर होती है उसको आप कहते हैं न्यूट्रिएंट एगर। न्यूट्रिएंट एगर वो होती है जो, जिसको सिर्फ पानी में मिलाएं और मीडियम बना लें। ठीक है, उसमें आपको इजाफी मिनरल्स या ऑर्गेनिक मटेरियल देने की जरूरत नहीं होती। समझ रहे हैं मेरी बात? एक है एगर एगर, जिसमें जब आप एगर एगर बाजार से लाते हैं ना, और ये आपको बड़ी आराम से मिल जाता है। अगर आप लाहौर की बात करते हैं तो एक रोड है उर्दू बाजार के करीब, आबकारी रोड, वहां से ये सारा सामान मिल जाता है। अब जब आप बाजार से एगर एगर लेकर आते हैं तो जो एगर एगर है उसके अंदर कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता, कोई भी मिनरल्स नहीं होते, कोई भी वाइटामिन नहीं होते, आपको बाद में डालने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये अनप्रिपेयर्ड मीडियम होता है। जो न्यूट्रिएंट एगर होता है उसमें ऑलरेडी ये सब कुछ मौजूद होता है, स्पेशली फॉर ग्रोथ। ठीक है, अब आप क्या करते हैं, आप इसको शामिल करते हैं वाटर में, और वाटर में शामिल करने के बाद आप इसको जो है वो इस पेट्री प्लेट में जब ड्रॉप करते हैं, तो कूल होने के बाद ये पेट्री प्लेट में एक स्पेशल किस्म के जेली लाइक वो जो है वो बना लेती है, मटेरियल बना लेती है। इस हवाले से जरा थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। मैं, कोई छोटी क्लास होती तो मैं कभी भी ये इन्फॉर्मेशन ना देता। बेटा, आपके लैब में जितने बैक्टीरियल टेस्ट होते हैं वो आम तौर पर आपकी इन्हीं प्लेट्स के ऊपर होते हैं, लेबोरेटरी टेस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेबोरेटरी टेस्ट में एक टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए। एक आपको जो है वो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। अब टाइफाइड के लिए जो बैक्टीरिया आपको ग्रो करना होता है वो पता है किस एगर पे ग्रो करना होता है? टाइफाइड के लिए बैक्टीरिया को आपने ब्लड एगर पे ग्रो करना होता है। ब्लड एगर क्या होती है? ब्लड एगर में एगर के सोल्यूशन के साथ साथ, यानी न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ ब्लड शामिल होता है। और जो टाइफाइड का बैक्टीरिया है उसकी क्या एबिलिटी होती है बेटा? टाइफाइड के बैक्टीरिया की एबिलिटी होती है कि वो हिमोलिसिस करता है, यानी ब्लड को ब्रेक करता है। ठीक है, ब्लड के, यानी आप जब, आपको जब टाइफाइड होता है तो आप एनीमिक भी हो जाते हैं, आपके अंदर लैक ऑफ ब्लड भी हो जाता है। तो अगर आपने एगर बनाया, एगर सोल्यूशन बनाया और एगर सोल्यूशन में ब्लड शामिल कर दिया, तो इसका मतलब ये है कि अब आप वो बैक्टीरिया इसमें ग्रो कर सकते हैं। बहुत ज्यादा टाइप्स हैं, ये जो एगर मीडियम है इसकी बहुत ज्यादा टाइप्स हैं। क्यों इतनी टाइप्स हैं? क्योंकि बाज़ औक़ात ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किसी खास एगर पे ग्रो नहीं करते, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया किसी खास एगर पे ग्रो नहीं करते। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि आपके जो न्यूट्रिएंट एगर है उसको तो खातर में नहीं लाते ना, उस पर तो ग्रो ही नहीं करते, उनको स्पेशल मटेरियल्स चाहिए होते हैं, लिहाजा आप डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एगर बनाते हैं। एक एग्जांपल आपको देता हूँ, बीएस में मैं एक एक्स्ट्रा रिसर्च कर रहा था, मेरे सिलेबस में शामिल नहीं थी। उसमें मैं वाटर क्वालिटी पे रिसर्च कर रहा था। डिफरेंट एरिया से वाटर लिया, वहां जाकर वाटर लेके, तो उसके बाद उसको जो है क्या कर दिया, उसको वाटर लेकर तो उसके उसका बैक्टीरियल टेस्ट किया।
ठीक है। अब वो जो मैं टेस्ट किया करता था वो मैं न्यूट्रिएंट एगर पे नहीं करता था, वो एक खास तरह की एगर होती थी जिसको मैकॉन की एगर कहते हैं, उसके ऊपर किया। तो बताने से मुराद ये है कि एगर या कल्चर मीडियम एक तरह का नहीं होता। खैर इन्होंने जो है वो एक मीडियम बनाया और उसके ऊपर जो है वो बैक्टीरिया को ग्रो किया। अब अगली बात देखिए, ये जो बैक्टीरिया यहाँ ग्रो हो रहा है ये अपने तमाम न्यूट्रिएंट्स किससे ले रहा है? ये अपने तमाम न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इस मीडियम से ले रहा है। जो भी बैक्टीरिया जिस भी सबस्ट्रेट पर ग्रो होता है उसके लिए न्यूट्रिएंट का सोर्स क्या है? जिसमें वो ग्रो हो रहा है, जिस पे वो ग्रो हो रहा है या जिसमें वो ग्रो हो रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि आप गौर कीजिएगा बात के ऊपर, आप अगर इस बैक्टीरिया को कुछ अपनी मर्जी का देना चाह रहे हैं तो आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते? ऑब्वियसली दे सकते हैं। आप कहते हैं जी मैं देना चाह रहा हूं इस बैक्टीरिया को नाइट्रोजन का हैवी आइसोटोप, कार्बन का हैवी आइसोटोप। अब वो बैक्टीरिया चारों ना चार कार्बन कहां से लेने पर मजबूर है? जो उस मीडियम में मौजूद है। अब मैं उसको लाइट आइसोटोप दूं, मैं उसको हैवी आइसोटोप दूं, जो भी आइसोटोप दूं, मुझे उसको वही वाला आइसोटोप यूज करना होगा जो उसके उस मीडियम में मौजूद होगा। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ? हम बैक्टीरिया के अंदर अपनी मर्जी से थोड़े से चेंजेस ला सकते हैं। कैसे? सुनिएगा गौर से इधर। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी मेरे पास बेटा अब आइए हम जो चीज साबित करने लगे हैं वो तो डीएनए की सेमी कंजर्वेटिव एप्लीकेशन थी ना, थोड़ा सा माइक्रोबायोलॉजी की तरफ निकल गए। डीएनए में कौन से एटम्स होते हैं? सी, एच, ओ और एन, चार तरह के एटम्स होते हैं। ठीक है, अब देखिए सी, एच, ओ, इन एटम्स के बजाय ये जो मेसेल्सन स्टाल थे इन्होंने किस एटम को प्रेफर किया? इन्होंने नाइट्रोजन को प्रेफर किया। बेटा नाइट्रोजन के दो आइसोटोप होते हैं, N15 हैवी आइसोटोप होता है, N14 वो नॉर्मल आइसोटोप है जो हमारे नेचर में 99.9% मौजूद है। ठीक है, ये वो आइसोटोप है जो 99.9% मौजूद है नेचर के अंदर। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी बॉडी में मोस्टली जो नाइट्रोजन मौजूद होता है वो N14 होता है। अब गौर कीजिएगा कि ये जो अगर इन्होंने N15 नाइट्रोजन यूज किया तो अब आप देखिए मैं आपको जो है वो एक सवाल देता हूं कि मेक बैक्टीरिया हाउ टू मेक बैक्टीरिया टेक अप N15। बैक्टीरिया तो नेचर में ग्रो कर रहा है, बैक्टीरिया ने तो नेचर में ग्रो करना है, तो बैक्टीरिया को कैसे इस बात पे मजबूर किया जाए कि नहीं तुम N15 ही लो? कैसे? जी देखिए कि आप क्या करेंगे, आप बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे आर्टिफिशियली। जब आप इस बैक्टीरिया को ग्रो करेंगे आर्टिफिशियली तो आप इस पूरे मीडियम को बिल्कुल नॉर्मल बनाएंगे। सिर्फ क्या करेंगे, इस पूरे मीडियम के अंदर जो नाइट्रोजन प्रोवाइड करेंगे वो कौन सी होगी? N15 नाइट्रोजन। इसका मतलब ये है, आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि बैक्टीरिया जो है वो आमतौर पे जब बाइनरी फिशन करता है तो बाइनरी फिशन करते हुए ये बैक्टीरिया जो है ये ऑब्वियसली दो हिस्सों में डिवाइड होता है। जब दो हिस्सों में डिवाइड करता है तो बैक्टीरिया अपना डीएनए डुप्लीकेट करता है, और जब जब बैक्टीरिया डुप्लीकेट करेगा तो ऑब्वियसली उसको क्या चाहिए होगा? उसको नाइट्रोजन चाहिए होगा मीडियम से, क्योंकि उसने अपने न्यूक्लियोटाइड्स बनाने हैं, डीएनए को रेप्लिकेट करना है, डबल करना है। डबल करने के लिए उसने न्यूक्लियोटाइड्स बनाने, न्यूक्लियोटाइड्स में क्या मौजूद होता है? नाइट्रोजिनस बेस। नाइट्रोजिनस बेस बनाने के लिए क्या चाहिए? नाइट्रोजन चाहिए। तो वो नाइट्रोजन कहां से उठाएगा? वो नाइट्रोजन उठाएगा मीडियम से। लिहाजा अब उन्होंने मीडियम में बंदोबस्त कर दिया N15 का, और यहां उन्होंने बैक्टीरिया खूब सारे ग्रो करवा लिए, ज्यादा सारे बैक्टीरिया उन्होंने ग्रो करवाए। और ये बैक्टीरिया जो है ये इनके अंदर तमाम के अंदर जो था वो नाइट्रोजन का आइसोटोप, इतनी बाइनरी फिशंस के बाद नाइट्रोजन का आइसोटोप ऑब्वियसली कौन सा था? N15 था। अब आइए यहां से अब इन्होंने एक बहुत ही कमाल जीनियस आइडिया निकाला। वो क्या था कि अब इन्होंने इसी मीडियम में से बैक्टीरिया लेने शुरू किए, और जब इन्होंने इसी मीडियम में से बैक्टीरिया लेने शुरू किए तो इन्होंने इन बैक्टीरिया को मजीद पेट्री प्लेट्स में ग्रो करना शुरू किया। लेकिन अब जरा गौर कीजिएगा, जब इन्होंने इन बैक्टीरिया को मजीद पेट्री प्लेट्स पे ग्रो करना शुरू किया तो अब ये जो पेट्री प्लेट्स हैं ये कौन सी वाली हैं? बेटा ये जो पेट्री प्लेट्स हैं इन सब के अंदर जो नाइट्रोजन का आइसोटोप है वो N14 है, ये भी N14 है, ये भी N14 है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने इसमें से मीडियम लिया और उसको ग्रो किया इसके ऊपर, उसको ग्रो करवाने की कोशिश की इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर भी कोशिश की, और फिर इसके ऊपर भी कोशिश की।
अब गौर कीजिएगा मेरी बात के ऊपर बेटा, आपने बहुत गौर से मेरी बात सुननी है। इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहां से बेटा बाइनरी फिशन का टाइम कितना होता है, कितनी देर बाद बैक्टीरिया पहली बाइनरी फिशन कर लेता है? कोई याद है टाइम, कोई अंदाजा? बेटा बैक्टीरिया एक बाइनरी फिशन ऑलमोस्ट 20 मिनट्स के बाद करता है, 20 मिनट्स के बाद एक बाइनरी फिशन कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये वाला जो मीडियम था, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको कहता हूँ ए मीडियम है, ए मीडियम में इन्होंने बैक्टीरिया ऐड किए और इस ए मीडियम में से इन्होंने बैक्टीरियल कल्चर निकाल लिया 0 मिनट बाद, यानी एक बाइनरी फिशन भी नहीं होने दी। पहले यहां पे बैक्टीरिया ऐड किए, यहां से बैक्टीरिया जो है वो इसमें ऐड किए, और ऐड करने के बाद 1 मिनट पूरा होने से पहले पहले क्या निकाल लिया, यहां से बैक्टीरियल कल्चर निकाल लिया, एक बाइनरी फिशन भी नहीं होने दी। और उसको किससे गुजारा, उसको इन्होंने गुजारा सेंट्रीफ्यूगेशन से, सेंट्रीफ्यूगेशन से गुजारा। जब इन्होंने इसको सेंट्रीफ्यूगेशन से गुजारा तो जो टेस्ट ट्यूब में जो डीएनए आया, वो टेस्ट ट्यूब की ऑलमोस्ट बेस के करीब करीब आया। जी, जो भी चीज बेस के करीब होती है उसका क्या मतलब होता है? सुपरनेटेंट नहीं होता बेटा, सुपरनेटेंट तो सबसे ऊपर होता है। जो जब सबसे नीचे होता है वो होता है सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला। सुपरनेटेंट तो सबसे ऊपर वाली लेयर में होता है। अब गौर कीजिएगा, ये जो सबसे, अच्छा यहाँ इसका क्या मतलब है कि अगर ये इसकी बेस में मौजूद है तो इसका मतलब है ये हैवीएस्ट है, ये हैवीएस्ट है, ठीक है। अब आइए, ये वो चीज है जो कि किसी भी लिहाज से इसके अंदर जो हैवी आइसोटोप्स हैं वो मौजूद है। यानी इसका क्या मतलब है कि 1 मिनट पूरा होने से पहले पहले अगर आपने बैक्टीरिया को इसमें से उठा लिया तो बैक्टीरिया N14 इस मीडियम से ले ही नहीं सके, ठीक है। इस बात को मजीद आप समझेंगे। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने 20 मिनट्स, 20 मिनट्स के बाद, 20 मिनट्स का क्या मतलब है, एक बाइनरी फिशन हो गई, ठीक है, एक बाइनरी फिशन आपने कर ली। 20 मिनट्स जो है उसके बाद इन्होंने बैक्टीरियल कल्चर लिया और उसको वंस अगेन क्या किया, उसको वंस अगेन आपने सेंट्रीफ्यूज कर लिया। जब आपने उसको सेंट्रीफ्यूज किया तो अब जो मीडियम आया, अब जो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद जो आई आपके पास जो टेस्ट ट्यूब आई, उसके अंदर जो मौजूद था, जो डीएनए मौजूद था वो कौन सा था बेटा, वो डीएनए था थोड़ा सा बेस में और थोड़ा सा दरमियान में, थोड़ा सा बेस में और थोड़ा सा दरमियान में, ठीक है। अच्छा, अब गौर कीजिए, अभी भी एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी एक्सपेरिमेंट कंप्लीट नहीं हुआ। अब इन्होंने जो अगला आखिरी प्लेट थी उसमें से जो बैक्टीरियल सैंपल लिया वो लिया इन्होंने 40 मिनट्स का। 40 मिनट्स बाद, यानी इन्होंने कम से कम 2 बाइनरी फिशन के बाद जो है वो सैंपल लिया। 2 बाइनरी फिशन के बाद जब इन्होंने सैंपल लिया और उसके बाद उसको उन्होंने सेंट्रीफ्यूज किया तो अब जरा गौर कीजिएगा अब क्या रिजल्ट निकलता है। अब रिजल्ट ये निकलेगा कि जो टेस्ट ट्यूब में जो रिजल्ट आया वो कुछ ऐसे था कि ये वाली जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर ये जो ये मीडियम, एक जो स्ट्रैंड है इनके पास वो आया दरमियान में और एक स्ट्रैंड इनके पास आया सबसे ऊपर। अब ये किस बात की निशानदेही करता है, गौर कीजिएगा। सबसे पहले वाले स्ट्रैंड को उन्होंने नाम दिया N15 N15। N15 का क्या मतलब है कि दोनों स्ट्रैंड्स में जो नाइट्रोजन मौजूद है, दोनों स्ट्रैंड्स के नाइट्रोजन में कौन सा आइसोटोप मौजूद है, N15 N15। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो टेस्ट ट्यूब बी है, दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब है, ये ए बी और ये सी, जो दूसरी वाली टेस्ट ट्यूब है उसमें एक जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो आया N15 और जो दूसरा स्ट्रैंड है वो कौन सा आया, वो आया N14। अब जरा यहां से आप देखिए, यहां से बात प्रूव हो जाती है कि रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। कोई मुझे बताएगा कि यहां से ये बात कैसे प्रूव हो जाती है कि अगर आधा स्ट्रैंड N15 का है और आधा स्ट्रैंड N14 का है तो ये बात कैसे प्रूव हो जाती है कि जो है वो डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव है? जी बेटा, जल्दी से।
वो न्यू वो न्यू बना है, वो न्यू बना है, और वो क्योंकि न्यू बना है लिहाजा उसका जो उन्होंने बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन पिक किया है वो नए मीडियम से किया है। ठीक है, यहां पे जब इन्होंने नाइट्रोजन पिक किया था तो N15 वाला किया था। अब जब आपने एक बाइनरी फिशन होने दी तो N14 क्यों आया? क्योंकि एक बाइनरी फिशन जो है वो जब उन्होंने पहली बाइनरी फिशन की तो उन्होंने जितना नाइट्रोजन लिया उसका उसका सोर्स वो मीडियम था जो आपने प्रोवाइड किया था, और वो मीडियम इस वक्त कौन सा है? वो N14 वाला मीडियम है। इसका क्या मतलब है कि अगर पुराना जो स्ट्रैंड है वो पूरा N15 है तो जो नया बनेगा वो क्या होगा? वो N14 वाला होगा। चले ये बात तो साबित हो गई, ठीक है, लेकिन यहां से एक और बात साबित हो रही है बेटा। साबित ये हो रहा है, देखें, एक स्ट्रैंड पेरेंटल और एक स्ट्रैंड न्यू, ये ये जो है वो कैसे साबित हो रहा है? याद रखिए, एक स्ट्रैंड पेरेंटल और एक स्ट्रैंड न्यू सिर्फ कब आ सकता है? ये सिर्फ तब आ सकता है, या आप इसको यूं कह लीजिए कि जो आपका दरमियान में डीएनए आ रहा है ना, डीएनए दरमियान में आ रहा है। दरमियान में आने का क्या मतलब है कि आधा स्ट्रैंड पेरेंटल है, आधा स्ट्रैंड न्यू है। क्यों? क्योंकि अगर दोनों स्ट्रैंड पुराने होते ना, दोनों स्ट्रैंड पुराने होते तो जो डीएनए होता वो सिर्फ बेस में होता। मेरी बात को अब बहुत गौर से फॉलो करना है आपने। अगर दोनों स्ट्रैंड पुराने होते तो डीएनए सिर्फ और सिर्फ बेस में होता। अगर नया बनने वाला स्ट्रैंड पेरेंटल स्ट्रैंड को अपने साथ ऐड ना करता, जैसे फॉर एग्जांपल इसमें है N14 N14, अगर जो है वो जो नया स्ट्रैंड बना है, मैं आपको इस तरह तीन पोजीशंस बता देता हूं। ये एक है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, ठीक है, और ये तीसरा स्ट्रैंड है। इसमें आपने इस एक्सपेरिमेंट में सिर्फ ये साबित नहीं करना कि सेमी कंजर्वेटिव हुई हुई है, आपने ये भी साबित करना है कि डिस्पर्सिव भी नहीं होती और कंजर्वेटिव भी नहीं होती। जी, N15 क्यों आ रहा है? क्योंकि N15 जो है वो आपने 0 मिनट के बाद जब निकाला तो N15 वाला सबसे बेस में आ गया। N15 N14 क्यों आया है? क्योंकि बेटा एक स्ट्रैंड अगर पुराना हो और एक स्ट्रैंड नया हो तो डीएनए दरमियाने वजन का होगा, यानी ना ज्यादा भारी होगा ना ज्यादा हल्का होगा, क्योंकि एक स्ट्रैंड में लाइट आइसोटोप यूज हुआ हुआ होगा, दूसरे स्ट्रैंड में हैवी आइसोटोप यूज हुआ हुआ होगा। इसका क्या मतलब है कि क्योंकि दरमियान में स्ट्रैंड आ गया है लिहाजा आधा स्ट्रैंड पेरेंटल आया है हैवी वाला, आधा स्ट्रैंड लाइट आया है, लिहाजा उसका वेट किसके दरमियान में है? उसका वेट लाइटेस्ट स्ट्रैंड और हैवीएस्ट स्ट्रैंड के दरमियान में है। ये लाइटेस्ट स्ट्रैंड है, ये हैवीएस्ट स्ट्रैंड है। लाइटेस्ट और हैवीएस्ट स्ट्रैंड के दरमियान में है क्योंकि उसका वजन, इसका मतलब ये है कि उसमें आधा स्ट्रैंड पेरेंटल है हैवी वाला, आधा स्ट्रैंड न्यू है लाइट वाला, दरमियाना वजन ये साबित कर रहा है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो दरमियानी वाली चीज है ये क्या साबित कर रही है? सेमी कंजर्वेटिव। लेकिन बेटा यहां पे आप कंजर्वेटिव को कैसे रिजेक्ट करेंगे? चलें, अब आप मुझे ये बताइए, आपने अब यहां पे कंजर्वेटिव को रिजेक्ट करना है, कैसे रिजेक्ट करेंगे? ये डायग्राम आपके सामने। जी बिल्कुल, इसका मतलब है दरमियान में से दरमियान वाला बन ही नहीं सकता। अगर ये कंजर्वेटिव होता ना, अगर ये कंजर्वेटिव होता, ये देखिएगा, या इसको यहां से देख लीजिए, अगर ये कंजर्वेटिव होता तो ये बन ही नहीं सकता था, क्योंकि दोनों ही स्ट्रैंड फिर न्यू होते, दोनों स्ट्रैंड न्यू होते, और अगर दोनों स्ट्रैंड न्यू होते तो दरमियान वाला वेट बन ही नहीं सकता था। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेप्लिकेशन होती है वो सेमी कंजर्वेटिव होती है। अगर डिस्पर्सिव होती तब भी ये जो ग्रेडियंट बने हैं ये ना आते, अगर कंजर्वेटिव होती तो ये जो दरमियान की कंडीशन है N14 N15 ये भी ना बनती। ठीक है, और सेमी कंजर्वेटिव है, इसका इस ये किससे साबित हो रहा है कि वो जो दरमियान के ग्रेडियंट में एक आ रहा है वो
बेसिकली क्या साबित कर रहा है कि जो दरमियान वाला है वो ये साबित कर रहा है कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव ही है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। जी बेटा, कोई क्वेश्चन? अच्छा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज, मैं जरा 1 मिनट आया। ठीक है, ये सॉरी बेटा, थोड़ा काम आ गया था। जी, अगर आपका क्वेश्चन है तो बताइए। जी, मैं शुरू करूं? क्वेश्चन तो नहीं है? जी जी, बोले 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 जल्दी से। हम्म।
देखिए, बैक्टीरिया की रिक्वायरमेंट सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है, ठीक है। अब इसमें अगर अगर ऑर्गेनिक मटेरियल है, फॉर एग्जांपल ऑब्वियसली अगर जो है वो कार्बोहाइड्रेट है, ऑर्गेनिक मटेरियल तो है, लेकिन उसके साथ साथ जो बैक्टीरिया है उसको फास्ट ग्रोथ के लिए, एक ग्रोथ होती है कि जिसको आप कहते हैं कि स्लो ग्रोथ हो जाए, वो नेचर में अगर स्लो ग्रोथ होती है तो वो होती है, ठीक है। नेचर में स्लो ग्रोथ है और नेचर के अंदर जो है वो बैक्टीरिया बहरहाल किसी न किसी हद तक तो ग्रो कर जाएगा, लेकिन लैब के अंदर फास्ट ग्रोथ प्रोवाइड करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको साथ साथ वाइटामिन देने होते हैं। एगर एगर पे बिल्कुल ग्रो ना होना, ये बात भी जो है वो रॉन्ग है, ठीक है। ये बात भी एक तरह से रॉन्ग है, बिल्कुल ग्रोथ ना होना वो गलत है, क्योंकि बैक्टीरिया खुद भी थोड़े बहुत वाइटामिन बना लेता है, लेकिन सम टाइम अब बैक्टीरिया के पास रॉ मटेरियल ही नहीं है, फर्ज करें वो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करके एटीपी तो लेता है, लेकिन उसके पास विटामिन और मिनरल्स इनफ नहीं है। अगर विटामिन और मिनरल्स नेचर में भी जब जिस जगह बैक्टीरिया ग्रो करता है ना, वहां पर अगर उसको विटामिन और मिनरल्स प्रोवाइड करने के लिए सूटेबल एनवायरनमेंट मिल रहा है तो वो वहां पर ग्रो करता है, ठीक है। अगर नहीं मिलता तो उसकी ग्रोथ बहुत स्लो हो जाती है और अल्टीमेटली बिल्कुल खत्म हो जाती है। एक चीज आपने पढ़ी हुई है, बैक्टीरियल साइकिल, बैक्टीरियल ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, उसमें क्या होता है, 4 फेजेस होते हैं। वो क्या था, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज, डेक्लाइन फेज। डेक्लाइन फेज पे अगर ऑर्गेनिक मटेरियल मौजूद है, लेकिन उस जगह के जो इन्वायरमेंट है उसमें खास तौर पर मिनरल्स और विटामिन या इस तरह की चीजों की कमी हो गई है, तो बैक्टीरिया फिर ग्रो नहीं करता। अगर बैक्टीरिया हर तरह के ऑर्गेनिक मटेरियल पे ग्रो करता होता तो सोचिए हमारी चीजों का, हमारे इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में जितनी भी चीजें हैं उनका हाल क्या होता, ठीक है। हर तरह के इन्वायरमेंट पे बैक्टीरिया ग्रो नहीं करता अनटिल अनलेस वहां पर आप जो है वो उसके लिए इन्वायरमेंट, उसके लिए वाइटामिन, उसके लिए वाटर वो मुनासिब हो तभी ग्रो करता है। एग्जांपल देता हूं, बैक्टीरिया के लिए इंतहाई सुटेबल चीज है क्या, जैम, जेली, क्यों नहीं ग्रो करता। फंगस ग्रो कर जाती है, बैक्टीरिया नहीं ग्रो करता कभी भी, क्यों, वो हाइपर ऑस्मोटिक होता है, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि वो बजाय बैक्टीरिया के लिए सूटेबल हो, इतना ऑस्मोटिक होता है वो कि वो बैक्टीरियल सेल में से सारा वाटर खींच लेता है, इसकी वजह से बैक्टीरिया वहां ग्रो ही नहीं कर सकता, ठीक है। तो हर इन्वायरमेंट, हर ऑर्गेनिक मटेरियल बैक्टीरिया के लिए सूटेबल नहीं होता। और हाँ, एगर का एक पर्पस ये भी होता है कि आप फास्ट ग्रोथ करवाने के लिए उसके अंदर एडिशनल मिनरल्स देते हैं कि बैक्टीरिया जल्द से जल्द बाइनरी फिशन करे, ठीक है। जी, नहीं 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 नहीं, एगर जो है वो पानी, वो हाइपर ऑस्मोटिक नहीं होता। एगर हाइपर ऑस्मोटिक से मुराद, अब जरा हो सकता है आपको आइडिया हो, मैं बाकियों के लिए भी बता देता हूं। हाइपर ऑस्मोटिक मीडियम कोई भी वो होता है जिसमें वाटर से ज्यादा क्या हो, वाटर से ज्यादा कोई भी सोल्यूट मौजूद हो, चाहे वो सॉल्ट हो चाहे वो शुगर हो, वाटर से ज्यादा कोई भी सोल्यूट मौजूद होगा तो वो हाइपर ऑस्मोटिक होगा। इसका ऑब्वियस मीनिंग ये है कि वो उसमें से वाटर को निकाल लेगा बैक्टीरियल सेल में से। एगर में ऐसा नहीं होता। एगर कैसे बनाते हैं सुन लीजिए, क्योंकि मैंने खुद बहुत शौक से माइक्रो के एक्सपेरिमेंट किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 90 ml वाटर लिया है तो आप 10 ग्राम एगर लेते हैं। अगर आपने 95 ml, और बहुत सी दफा ऐसे होता है कि आप 95 ml वाटर लेते हैं, 5 ग्राम एगर लेते हैं और फिर आप उसका सोल्यूशन बनाते हैं, तो आप इसमें अंदाजा कर लीजिए कि इसमें जो सोल्यूशन बनेगा या जो जेली लाइक मटेरियल बनेगा, दैट वुड नॉट बी हाइपर ऑस्मोटिक। वो मुनासिब किस्म का सोल्यूशन होगा, बैक्टीरिया उसके अंदर से वाटर को ले सकता है। ये डिफरेंस है कल्चर मीडियम का। जी। हम्म हम्म। अगर तो देखिए उसमें यह है कि अगर तो उसके पास मुनासिब मटेरियल मौजूद है और बैक्टीरिया के पास, उसमें ना एक और काम भी होता है। देखिए, ब्लड एगर और बैक्टीरिया को भी ग्रो करवा सकती है।
ऐसा नहीं है कि ब्लड एगर उस बाकी बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करवा सकती, लेकिन एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया सिर्फ उसी पे ग्रो करता है। एग्जाम्पल ले लीजिए, ब्लड एगर सिर्फ कब यूज होता है? जब आपने डायग्नोस्टिक टेस्ट करना होता है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, कुछ मीडियम्स ऐसे होते हैं कि जिनको कहा जाता है डिफरेंशियल मीडियम। डिफरेंशियल मीडियम्स में बहुत से, क्योंकि इसके लिए फिर मुझे पूरी माइक्रोबायोलॉजी खोलनी पड़ेगी, तो एक मुख्तसर कॉन्सेप्ट सुन लीजिए। डिफरेंशियल मीडिया वो होता है जिसमें आप ग्रोथ सिर्फ उन बैक्टीरिया की करवा सकते हैं जो बैक्टीरिया आपके रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, अब जैसे एक बैक्टीरिया है, वो ब्लड एगर को तोड़ता ही नहीं है, वो ब्लड एगर को मतलब ब्लड को हिमोलिसिस वो करता ही नहीं है। जब वो हिमोलिसिस करता ही नहीं है तो डेफिनेटली वो ब्लड एगर पे ग्रो नहीं करेगा। ठीक हो गया। नंबर 2, दो बैक्टीरिया ऐसे ब्लड एगर में आ गए हैं कि वो दोनों हैं डिफरेंट स्पीशीज, लेकिन वो एक ही प्लेट में आ गए, तो उन दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए आप क्या करते हैं? आप उस ब्लड एगर में कुछ ऐसी चीज डाल देते हैं या ऐसी एंटीबायोटिक डाल देते हैं जो एक बैक्टीरिया के खिलाफ तो एक्शन नहीं करती लेकिन दूसरे के खिलाफ एक्शन करती है। ऐसी सूरत में आप क्या कर लेते हैं? दोनों हिमोलिसिस करने वाले यानी दोनों ब्लड एगर पे ग्रो कर सकते हैं, लेकिन उनमें से एक फिर भी ग्रो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि वो जो एक होता है वो उस एंटीबायोटिक के प्रेजेंस में ग्रो नहीं कर सकता। तो आप मीडियम डिफरेंशियल मीडिया इस तरह बनाते हैं। रही बात डायग्नोसिस की, तो जब आप ब्लड से सैंपल लेते हैं ना, तो ब्लड से सैंपल लेके आप इतने प्योर एनवायरनमेंट में कल्चर बनाते हैं कि कोई और बैक्टीरिया उस मीडियम को खराब कर ही नहीं सकता। बहुत ज्यादा, पता है जब आप माइक्रोबायोलॉजी में पेट्री प्लेट के ऊपर ग्रोथ करवाते हैं ना बैक्टीरिया की, तो इंतहाई सिक्योर एनवायरनमेंट में, ऐसा एनवायरनमेंट जो एक्सट्रीमली स्टरलाइज्ड होता है, और आप सिर्फ वो बैक्टीरिया उसके ऊपर ग्रो करवाते हैं जो आपने सैंपल उसमें डाला होता है। यानी अगर आपने लैब डायग्नोसिस करवाना है तो लैब में जो कंडीशन होती है वो एक्सट्रीमली स्टरलाइज होती है। इसका मतलब है कि वो जो हिमोलिटिक बैक्टीरिया उसके ऊपर आकर ग्रो हुआ है वो बेसिकली उसी सैंपल में से निकला है जो आपने प्लेट में डाला था। तो इसका मतलब है ये प्योरिटी है, ये स्टरलाइज्ड कंडीशन में, कंट्रोल्ड कंडीशंस में बैक्टीरिया को ग्रो करवाया गया है। और अगर वो बैक्टीरिया पेट्री प्लेट में ग्रो कर रहा है, इसका मतलब है कि वो आपके ब्लड में मौजूद था जहां से सैंपल लिया गया। ठीक है, ये टोटल थ्योरी है उसके पीछे। क्लियर? जी समीना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। जैसे मैं अब आपको एक बात बताता हूँ, हमारी इंटेस्टाइन में जो बैक्टीरिया हैं वो ज्यादातर हमारी इंटेस्टाइन से बाहर ग्रो नहीं कर सकते। हमारी इंटेस्टाइन में दो तरह के बैक्टीरिया हैं, एक फैकल्टेटिव एनारोब्स और दूसरे स्ट्रिक्टली एनारोब्स। फैकल्टेटिव एनारोब्स वो हैं जो अगर हमारी इंटेस्टाइन से बाहर आ जाते हैं तो वो एरोबिक एनवायरनमेंट में भी ग्रो कर लेते हैं। स्ट्रिक्ट एनारोब्स वो हैं जो हमारी इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं और अगर वो बाहर आते हैं तो दो फेट्स होती हैं, या वो मर जाते हैं या वो स्पोर बना के जिंदा रहते हैं। मिसाल मिसाल इसकी है क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, जो टेटनस कॉज करता है, और ये ज्यादातर नॉन ह्यूमन मैमल्स की इंटेस्टाइन में होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। और ये बाहर कैसे आता है? फीसिस के जरिए। ठीक है, अब अगर वो बैक्टीरिया फीसिस के जरिए बाहर आया है तो वो बाहर आकर स्पोर बना लेगा तो वो जिंदा रहेगा। कैसे? हम टेटनस के टीके क्यों लगवाते हैं एक्सीडेंट के बाद? क्योंकि इस बात का इम्कान होता है कि अगर उस जगह पर किसी एनिमल की फीसिस किसी दफा किसी वक्त मौजूद थी और वो स्पोर वहां रह गया और वो स्पोर आपके ब्लड में शामिल हो गया, तो बॉडी के अंदर आके वो दोबारा से क्या कर सकता है? अपना स्पोर रिमूव करके अपने आप को दोबारा से जो है वो जिंदा कर सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो बैक्टीरिया जिस मीडियम में है उसकी रिक्वायरमेंट वही है, अगर वो उसके बजाय दूसरे मीडियम में जाता है तो वो मर जाता है। आपकी इतला के लिए अर्ज है कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनको आप हेलोफाइल्स कहते हैं। हेलोफाइल्स वो हैं जो इंतहाई एक्सट्रीम सॉल्टी कंडीशन में ग्रो होते हैं। उनको अगर आप फ्रेश वाटर में डालेंगे वो मर जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, डेथ हो जाएगी उन बैक्टीरिया की। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हर बैक्टीरिया सेम कंडीशन में कभी भी ग्रो नहीं करता। आज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के बजाय माइक्रोबायोलॉजी डिस्कस हो गई। जी बेटा, और कोई सवाल?
क्लियर हो गया? थोड़ा सा और सुन लीजिए, क्योंकि हमने थोड़ा सा लेट लेक्चर रिकॉर्डिंग स्टार्ट की थी, लेक्चर थोड़ी सी देर में शुरू हुआ था। यहाँ पर थोड़ी सी डिस्कशन हम और करेंगे रिगार्डिंग रेप्लिकेशन, क्योंकि अब ये तो हमें पता लग गया कि रेप्लिकेशन का पैटर्न क्या है। तो अब आगे हम आते हैं कि रेप्लिकेशन जो है वो कैसे होती है, ठीक है। यानी रेप्लिकेशन के पीछे बेसिकली मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, कि उस मॉलिक्यूल में कौन कौन से एंजाइम्स आते हैं और क्या होता है। बेटा सबसे पहले तो ज़हन में रखिए कि जो रेप्लिकेशन है उसके लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो एक बड़ी सारी मशीनरी रिक्वायर्ड होती है। आपको एंजाइम्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे डीएनए जो है वो आपको पता है कि पॉलीमर है, डीएनए पॉलीमर है, तो आपको ऐसे एंजाइम रिक्वायर होंगे जो मोनोमर्स की पॉलीमराइजेशन करेंगे। यानी डीएनए का पॉलीमर अगर मोनोमर अगर जो है वो न्यूक्लियोटाइड है, डीएनए का जो मोनोमर है वो अगर न्यूक्लियोटाइड है, तो उन मोनोमर्स को मिलाने के लिए जो आपको एंजाइम रिक्वायर होगा वो पॉलीमरेज होगा, जो इन मोनोमर्स को मिला के क्या बनाएगा, इन मोनोमर्स को मिला के वो पॉलीमर बनाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से जो इन मोनोमर्स को मिला के पॉलीमर बनाने वाला वो पॉलीमरेज है। लेकिन क्या पॉलीमरेज काफी है? बेटा पॉलीमरेज तो जाकर एक छोटा सा काम करता है, उससे पहले जो बाकी इंतजामात होते हैं वो एक खास तरह के एंजाइम की फैमिली करती है। आई एम सॉरी बेटा, मुझे आज बार बार जाना पड़ रहा है। जी सॉरी बेटा। अब इसमें जो है वो यहाँ पर पॉलीमरेज जाहिर, लेकिन ये पॉलीमरेज तो बहुत छोटा सा काम करता है। इसने तो सिर्फ उसकी डुप्लीकेशन, जो मोनोमर्स आ रहे हैं उनको जोड़ते चले जाना है, जोड़ते चले जाना है। उसके साथ साथ सबसे पहली जो चीज रिक्वायर्ड है वो ये है कि जो डीएनए है उसको आप ओपन करें, ओपन करके उसको दोनों स्ट्रैंड्स को अलहदा करें। दोनों स्ट्रैंड्स को अलहदा करने के बाद आप उसका जो अनवाइंडिंग है उसको रीवाउंड होने से बचाएं, क्योंकि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं उनके दरमियान में जो फोर्स होती है उनको ज्वाइन करने वाली, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक सेकंड के मिलियंथ हिस्से में हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूट के दोबारा बन जाती है, ठीक है। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर टूट के दोबारा बन जाती है तो इसका मतलब यह है कि आपको ऐसी चीजें भी चाहिए जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को दोबारा ना बनने दें। इसका मतलब यह है कि ये कोई सिंपल प्रोसेस नहीं है, आपको सिर्फ पॉलीमरेज नहीं चाहिए, आपको कई तरह की और चीजें भी चाहिए। एक बात करके जो है वो सारी डिस्कशन खत्म करता हूं मैं। बेटा याद रखिए कि हमारा जो डीएनए का स्ट्रैंड है वो कभी भी एक जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन है उससे कंप्लीट नहीं होता। यानी अगर आपने रेप्लिकेशन करवानी है, अगर आपने रेप्लिकेशन करवानी है तो वो मल्टीपल पॉइंट से होती है। यहां से भी रेप्लिकेशन होगी, यहां से भी रेप्लिकेशन, इधर से भी रेप्लिकेशन, इधर से भी रेप्लिकेशन। इसका मतलब ये हुआ कि जब आपका डीएनए वो हो रहा होगा, रेप्लिकेट हो रहा होगा, तो आपको इस तरह से बबल नजर आएंगे, डीएनए के स्ट्रैंड में ऐसे ऐसे बबल नजर आएंगे, ठीक है। और ये बबल क्या साबित कर रहे हैं कि एक जगह से रेप्लिकेशन नहीं हो रही, बल्कि कई जगह से रेप्लिकेशन हो रही है, ठीक है। और इस तरह के बबल जो है वो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान भी नजर आते हैं, जिसको आप ट्रांसक्रिप्शन बबल भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर ये देखिए, बड़ी मजे की पिक्चर यहाँ अवेलेबल है, और ये पिक्चर मुझे इसी पिक्चर से ख्याल आया कि मैं आपको, ये देखिए, ये जो पिक्चर है इसमें जितने रेड एरोज बने हुए हैं ये बेसिकली रेप्लिकेशन ओरिजिन है। इसमें छोटे छोटे बुलबुले भी आपको नजर आ रहे हैं बबल से, ये वाले ये बबल्स जो हैं। इसका मतलब है यहाँ पर इस वक्त जो है वो रेप्लिकेशन हो चुकी है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। कह रहा है इन ईच लीनियर क्रोमोसोम ऑफ यूकैरियोट डीएनए रेप्लिकेशन बिगिंस व्हेन रेप्लिकेशन बबल फॉर्म्स एट मेनी साइट अलोंग द जायंट डीएनए मॉलिक्यूल। द बबल्स एक्सपैंड एज रेप्लिकेशन प्रोसीड्स इन बोथ डायरेक्शन। इवेंचुअली द बबल फ्यूज एंड सिंथेसिस ऑफ डॉटर स्ट्रैंड इज कंप्लीट। यानी अल्टीमेटली उन दो बबल्स ने फ्यूज हो जाना है, ठीक है। और वो फ्यूज होकर तो वो जाहिर है वो उसके बाद वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। नहीं बेटा इतना काफी है, इंशाल्लाह आप बाकी जो है वो कल देखेंगे।